से हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा है आपके परिवेश के बारे में। किस तरह से आप अपने परिवेश में अपने आप को अनुकूलन करते हैं। जीव जो हैं वो अपने एडॉप्टेशन करते हैं शरीर में, और पौधे भी अपने बॉडी में एडॉप्टेशन करते हैं, जिससे अनुकूलन को किस तरह से वो अनुकूलित करते हैं आप समझ सकते हैं। किस तरीके से चेंजेस करते हैं वो अपने शरीर को अपने परिवेश में रहने के लिए। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और इसी चैप्टर को हम आगे करेंगे कंटिन्यू। बच्चों, जैसा कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सजीव एवं उनका परिवेश, सजीव और उनके परिवेश के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या देखा था कि जो परिवेश होता है, आपको मैंने 2 प्रकार के परिवेश बताए। जैसे कि एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय परिवेश, और दूसरा होता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि आपका जलीय परिवेश। स्थलीय परिवेश और जलीय परिवेश में किस तरीके से जीव जंतु इवन प्लांट्स भी अपने आप को एडॉप्टेशन करके अनुकूलन करके रहने योग्य बनाते हैं, ये आपको इस चैप्टर में जानना है। आपने देखा था कि फिशेस के बारे में हम बात कर रहे थे। द मोस्ट कॉमन एनिमल टू बी फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट इज फिश। फिशेस आर फाउंड बोथ इन मैरीन वाटर एंड इन फ्रेश वाटर। ताजे पानी के स्रोत में भी पाई जाती हैं और आपका समुद्रों में भी पाई जाती हैं। लेट्स सी व्हाट एडॉप्टेशंस डू दे हैव दैट एनेबल देम टू सर्वाइव इनसाइड द वाटर। पानी में किस तरह से वो सर्वाइव करती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अडॉप्टेशन दैट फिश हैव इज द प्रेजेंस ऑफ गिल्स। गिल्स आर द स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन द एक्वेटिक एनिमल्स। आपका वो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स में मिलते हैं। दे आर इफेक्टिव फॉर रेस्पिरेशन ओनली इन द वाटर। ये गिल्स जो हैं वो केवल पानी में सांस लेने के लिए इफेक्टिव होते हैं। फिशेस हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, अ फीचर दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फिशेस इनसाइड द वाटर। फिशेस के पास एक ऐसा स्पेशल फीचर होता है कि उनका जो शरीर है वो स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होता है, धारा रेखित शरीर होता है, और वो वाटर प्रूफ स्केल से उनकी बॉडी कैसी होती है, कवर्ड होती है, जिससे क्या कर सकते हैं, पानी में वो आसानी से मूव कर सकती है, पानी में आसानी से वो तैर सकती है। दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल। वो फिन्स की और टेल की सहायता से तैर सकती हैं। ठीक है। डू यू नो दैट सम फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड नॉट थ्रू गिल्स। क्या आप सभी को पता है कि कुछ मछलियां हैं जो लंग्स की सहायता से भी सांस लेती हैं। मैमल्स, स्तनधारी जंतु जैसे कि आपका डॉल्फिन्स, वेल्स, ये सब कैसे ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स एज दे डू नॉट हैव गिल्स। ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं होती हैं। दे हैव अ ब्लो होल लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड्स, which is why they come to the surface of the ocean. इसीलिए वो समुद्र के ऊपरी सतह पर भी बार बार आती हैं, क्योंकि उनके हेड के टॉप पे एक ब्लो होल होता है जिससे आप उनके लंग्स तक जो है वो सांस पहुंच जाती है ना। ये हम डॉल्फिन्स और वेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें किस तरीके से चेंज होता है। तो आप इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो मछली की संरचनाएं हैं, मछली के शरीर में जो स्पेसिफिक फीचर पाया जा रहा है, उससे उनको जल में रहने में सहायता मिलती है, और जो कैमल है, ऊंट है, उसकी संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में हेल्प करती हैं, है ना। तो इस तरह से हमने अभी तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2-3 एग्जाम्पल्स के बारे में देखा, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसी किस्में होती हैं, कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो जंतुओं को उनके अपने परिवेश में रहने के लिए क्या करती हैं, योग्य बनाती हैं,
या कह सकते हैं कि उन संरचनाओं के बिना जंतु जो है वो अपने परिवेश में आराम से इजीली सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का जो स्वभाव को या संरचनाओं को जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? ऐसे चेंज जो किसी भी जंतु को या पौधे को उसके परिवेश में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं, योग्य बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम एडॉप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार से अगर किसी भी सजीव का जो हैबिटेट है, जो परिवेश है, जिस वातावरण में वो रहता है, वही उसका क्या कहलाता है बच्चों? आवास कहलाता है, घर कहलाता है। अपने खाने के लिए, अपनी हवा के लिए, शेल्टर के लिए या अन्य आवश्यकताओं के लिए, इन सब के लिए जीव जो है वो अपने आवास पे डिपेंडेंट रहता है, हमेशा निर्भर रहता है। आवास का क्या मतलब है? आवास का मतलब है कि वास स्थान, यानी कि जहां पर वो रहता है कोई। जैसे हमारा आवास, हमारा वास स्थान क्या है? हमारा घर है। उसी तरह से अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पौधे और जंतु एक ही प्रकार के आवास में रह सकते हैं संयुक्त रूप से, है ना। जमीन पर पाए जाने वाले जो पौधे और जंतु के आवास को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं। और इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके जंगल हैं, वन हैं, ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, आपके डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल हैं, और आपका समुद्र के आसपास का तटीय इलाका है, और आपका पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेन वाला एरियाज, ये स्थलीय आवास के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरह से आपके जलाशय हो गए, तालाब हो गए, दलदल हो गए, झील, नदियां, समुद्र, जहाँ पे पौधे और जंतु जल में रहते हैं, वो कैसा? आपका जलीय आवास कहलाता है या एक्वेटिक हैबिटेट कहलाता है। ठीक है। तो जो भी पूरे विश्व के, पूरे संसार में जितने भी अलग अलग जगहों में पाए जाने वाले घास के मैदानों में, जंगलों में, डेजर्ट्स में और पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा विषमताएं हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का जो परिवेश है वैसा ही परिवेश आपका अंटार्कटिका के भी उसमें होगा, नहीं, डिफरेंट होगा। विषमताएं बहुत ज्यादा हो गई। और इसी तरह से यही चीज आपका एक्वेटिक हैबिटेट पे भी लागू होती है, यानी कि आपका जलीय आवासों में भी बहुत ज्यादा विषमताएं हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कुछ जो आपके आवास में पाई जाने वाली चीजें हैं वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। Frogs are animals that live both on land and in water. मेढक इस प्रकार का जंतु है कि जो आपका जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। Therefore, they have features well adapted for survival in both habitat. तो उनके पास एक ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे वो दोनों प्रकार के परिवेश में रह सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? दे हैव स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स, उनके जो पिछले पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, विच हेल्प देम टू लीप एंड कैच देयर प्रे, जो उनको उनका शिकार पकड़ने में और चलने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव वेब्ड फीट, उनके जो है जालवत संरचनाएं होती हैं उसके पैर में, विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, जो उनको पानी में तैरने में सहायता करती हैं। Did you know that dolphins sleep by giving rest to only one half of their brain? Dolphins जो हैं वो सोते समय अपने आधे दिमाग को ही आराम देती हैं। For this reason they always have one eye open. और इस कारण की वजह से उनकी एक आंख हमेशा खुली ही रहती है। Frogs absorb water through their skin. Frogs जो हैं वो अपने शरीर में अपनी त्वचा से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन दैट दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, और ये इस कारण से होता है क्योंकि वो पानी पीते नहीं हैं, पानी को अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस तरह से एरियल हैबिटेट का मतलब क्या है कि जो आपका बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के शरीर में किस तरीके का अनुकूलन होता है
बर्ड्स को आपका एरियल हैबिटेट मतलब वायु में पाया जाने वाला आवास, ऐसा जहाँ पे परिंदे उड़ते हैं, ठीक है। द एडॉप्टेशन फॉर फ्लाइट आर कॉल्ड एरियल एडॉप्टेशन, यानी उड़ने के लिए जो अनुकूलन होता है जंतुओं के शरीर में, उन्हें हम एरियल एडॉप्टेशन कहते हैं। दीज आर फाउंड इन बर्ड्स, बर्ड्स में इस तरीके का अनुकूलन पाया जाता है। आपका बैट्स में, चमगादड़ों में इस तरीके का अनुकूलन पाया जाता है। इन वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, और बहुत सारे कीट पतंगों में भी इस तरीके का अनुकूलन पाया जाता है। अब हम देखेंगे क्या ऐसे स्पेशल अनुकूलन है, क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिससे कोई चिड़िया जो है वो उड़ पाती है। देखिए, बर्ड्स हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो भी स्ट्रीमलाइन्ड होती है, यानी कि आगे को पतली, पीछे को, बीच में मोटी और पीछे को भी पतली। The body surface is smooth so as to minimize the resistance against air, यानी कि इनका जो बॉडी सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। Their forelimbs, इनके जो आगे के दोनों पैर होते हैं, are modified into wings, जो आगे के दोनों पैर होते हैं उनके, उनमें रूपांतरण हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, और वही दोनों पैर जो है वो पंख के रूप में बदल जाते हैं। किसके रूप में बदल जाते हैं? पंख के रूप में बदल जाते हैं, विच आर कवर्ड इनटू लॉन्ग फ्लाइट फेदर्स, जो लंबे लंबे उड़ने वाले पंखों से कवर्ड होते हैं, है ना। पैर जो हैं वो रूपांतरित होते हैं और उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे फेदर्स वाली कवरिंग होती है, या कह सकते हैं किसी पक्षी का पंख छोटा होता है, किसी पक्षी के पंख जो हैं वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। The wings are supported by strong and enlarged breast muscles, जो आपकी विंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और एनलार्ज्ड ब्रेस्ट मसल्स या विंग मसल्स उनको हम कह सकते हैं, पंखों में पाई जाने वाली मांसपेशियां, उससे सपोर्ट मिलता है उनको। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, बर्ड्स की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, विद एयर कैविटीज, जिसमें एयर कैविटीज पाई जाती हैं, सो एज टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट एंड फैसिलिटेट द फ्लाइट। तो उससे क्या करती हैं, वो अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में यानी कि कम रखती हैं और अपना फ्लाइट जो है यानी कि वो उड़ सकती हैं। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज सॉलिड यूरिन दैट कट्स डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, और इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड यूरिन होता है, जिससे वो अपने शरीर में पानी की आवश्यकता को कट डाउन कर सकती हैं या खत्म कर सकती हैं। यू मस्ट बी अवेयर बाय नाउ that new plants arise from the seeds। अब आपको 6th क्लास में आ गए हैं तो आप सभी को इतनी जानकारी तो है ही कि जो नया पौधा है वो बीज से बनता है। A plant produces a large amount of seeds during its lifetime। एक पौधा जो है वो अपने जीवन काल में बहुत सारे बीज उत्पन्न करता है, बहुत सारे बीज बनाता है। Imagine all these seeds are dropped down into the soil around the parent plant। कल्पना करके देखिए कि जितने बीज वो बनाता है अगर उसको उसी पेरेंट प्लांट के आसपास गिरा दिया जाए तो क्या होगा? What will happen? Will all these seeds be able to grow into a new plant? क्या सभी सीड्स नया पौधा बनाने में सक्षम है? तो आंसर है नहीं। If all the seeds are dropped into a limited area, they will compete with each other for space, nutrients and water। अगर बहुत सारे बीजों को, अगर गेहूं का ढेर एक ही जगह पे रख दिया जाए तो उसमें फिर पौधे ढंग से नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिलेगा, उनको उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उनको वाटर नहीं मिलेगा, और as a result most of the seeds will get deprived of these necessary requirements and will fail to germinate। अब उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मिनरल्स हैं, वाटर हैं, स्पेस है यानी जगह है, वो उसको नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। तो टू अवॉइड सच अ कंडीशन, इस तरीके की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स फाइंड वेज टू डिस्पर्स देयर सीड्स। इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए प्लांट्स को एक तरीका मिला, वो क्या है कि वो अपने सीड्स को डिस्पर्स कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पे पहुंचा सकते हैं। डिस्पर्सल का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि
उसको फैला सकते हैं, अलग अलग जगहों पे डिस्पर्सल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डिस्पर्सल refers to the distribution of seeds far away from the parent plant. ये तरीका है कि वो अपने जो उसका मेन पौधा है उससे जो बीज निकले हैं उनको पेरेंट प्लांट से दूर अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट या डिस्पर्सल उसका किया जा सके। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे डिस्पर्सल संभव हो पाता है। जैसे मेनी एजेंसीज कैन हेल्प इन द सीड डिस्पर्सल दैट इंक्लूड एयर, वाटर एंड वेरियस एनिमल्स, यानी कि इवन ह्यूमंस। हम लोग भी क्या करते हैं, मैनुअली बीजों को लगाते हैं, है ना। चिड़ियों के द्वारा भी इस तरीके का डिस्पर्सल होता है, पानी के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है, बीज उड़ के पहुंच जाते हैं, है ना। सीड्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू एयर शो सम स्पेशल एडॉप्टेशंस so as to be easily carried away to large distance by winds. जो आपके सीड्स हवा के द्वारा उड़ के जा सकते हैं उनमें कुछ एडॉप्टेशन पाई जाती है, कुछ विशेषता पाई जाती है जिससे वो हवा के द्वारा दूर तक उड़ के जा सकते हैं। उनमें क्या होता है, इस तरीके की सीड्स जो हैं, सच सीड्स आर लाइटर इन वेट, वो वजन में हल्के होते हैं, एंड हैव सिल्की हेयर और विंग्स लाइक एक्सटेंशंस। उनके सीड्स पे जो है सिल्की हेयर पाया जाता है, दैट असिस्ट इन देयर डिस्पर्सल मूवमेंट थ्रू विंड्स। अब इस तरीके के सीड्स में क्या क्या आता है, आपका कॉटन प्लांट इस तरीके के सीड्स में आता है, पॉपी सीड्स इसी में आते हैं, आपका ड्रम स्टिक सीड्स भी जो है वो इसी तरीके की विंड से उनका डिस्पर्सल होता है। अब जो आपका जलीय आवास है और आपका स्थलीय आवास है, इसमें बच्चों कुछ पर्यावरण में पाए जाने वाले फैक्टर्स भी होते हैं जो असर डालते हैं। हैबिटेट जो है, परिवेश जो है, वो दो प्रकार के घटकों से मिलकर के बनता है या दो प्रकार की चीजों से मिलकर के बनता है। आपका एक है बच्चों, अ हैबिटेट इज मेड अप ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। किसी भी प्रकार का परिवेश, किसी भी जंतु का परिवेश जो है वो जैविक घटक और अजैविक दो प्रकार के घटकों से मिलकर के बनता है। अब ये बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, हमको इनके बारे में जानना है। एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी हैबिटेट। यानी एबायोटिक फैक्टर्स, अजैविक जो तत्व हैं, वो क्या क्या हैं? वो चीजें जिनमें आप ये नहीं कह सकते कि इनमें जीवन है, ये जिंदा हैं, इनमें जीवन है, ये सांस लेते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं या अजैविक तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सनलाइट है, जैसे कि आपका सनलाइट है, जैसे कि आपका हवा है, विंड है, जैसे कि आपकी बारिश है, रेन है, जैसे कि आपका पानी है, जैसे कि आपका सॉयल है या मिट्टी है। ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अजैविक तत्व का मतलब है, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी परिवेश के, वो अजैविक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों बायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या होता है आपका? बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी हैबिटेट, यानी कि किसी भी परिवेश का जो लिविंग कंपोनेंट है, जिसमें जीवन पाया जाता है, वो आपका बायोटिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे कि दे इंक्लूड प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है? आपके विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो किसी परिवेश में पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जिसमें जीवन है, उसमें आप चींटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं और हाथी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, घास को भी इंक्लूड करेंगे और बड़े से बरगद के पेड़ को भी इंक्लूड करेंगे। सारे के सारे कैसे हैं? बायोटिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं।
In order to understand how various abiotic factors interact with biotic factors, let's study their effects on the plant life. Deserts में क्या होता है? Deserts have low biotic population because they are too hot and dry. Deserts में क्या होता है बच्चों? मरुस्थल में जो जैविक पॉपुलेशन होती है या आप ये कह सकते हैं ऐसी चीजें जिनमें जीवन होता है, उनकी कम मात्रा होती है, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस में सर्वाइवल करना मुश्किल होता है। तो हम वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ का मौसम कैसा है? टू हॉट है, बहुत गर्मी है, बहुत शुष्क मौसम है। तो वहाँ पे जनरली सभी जीव जंतुओं के लिए रहना आसान नहीं होता है। लेकिन abiotic factors of a region can determine the density of biotic population of that region. Abiotic factors जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस एरिया में कितना पॉपुलेशन होगी और उसका घनत्व क्या होगा, उसकी डेंसिटी यानी कि कितना घना बायोटिक पॉपुलेशन होगा। ये डिपेंड करता है कि वहाँ के जो अजैविक तत्व हैं, एबायोटिक फैक्टर्स उस क्षेत्र के, ये डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे कितना ज़्यादा बायोटिक पॉपुलेशन पाई जाएगी। ठीक है, हम जनरली क्या कहते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, है ना। पर हाउ कैन वी से वेदर अ थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एक जीव जंतु है या अमुक वस्तु जीवित है या अमुक वस्तु क्या है? जीवित नहीं है, सजीव है या निर्जीव है। हम उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि आपके आसपास के जो जीव हैं, है ना, उनके बारे में आप देख रहे हैं किस तरह से कुछ चीजें जीवित हैं या जीवित नहीं है, उनके बारे में हम समझ सकते हैं, है ना। तो सजीव जो हैं, सजीव क्या क्या करते हैं? आपको ये पता है कि जो मेज है, कुर्सी है, वो सजीव नहीं है। ये ना तो चल सकते हैं, ये ना ही बोल सकते हैं, ये ना ही प्रॉब्लम्स को फील कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि वो फील नहीं कर सकते किसी चीज को। अगर मान लो कि कोई बीमार है तो मेज कुर्सी नहीं महसूस कर सकता है कि सामने वाला बीमार, पर कोई जंतु है वो इस चीज को महसूस कर सकता है। आपका पेट इसको फील कर सकता है, आपके परिवार के लोग इसको फील कर सकते हैं, आपके साथ के लोग इसको फील कर सकते हैं, पर मेज कुर्सी आप बीमार हैं ऐसा फील नहीं कर सकती। तो वो किसी चीज को महसूस नहीं कर सकते, जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं। आप सभी को पता है कि कुर्सी, मेज, पत्थर या एक सिक्का, ये सजीव या लिविंग की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसी तरह से आप सबको ये भी पता है कि जैसे हम जीवित हैं, मनुष्य, और हमारी ही तरह से संसार के सभी मनुष्य और कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, बहुत सारे कीट पतंगे और जंतु, ये सभी क्या हैं? सजीव की कैटेगरी में आते हैं। इतना आप सबको पता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ये आपके लिए निर्णय करना इतना आसान नहीं होता है कि क्या चीज सजीव है और क्या चीज निर्जीव है। जैसे अगर हम ये बात करें कि सजीव जो हैं वो चलते हैं और निर्जीव नहीं चलते हैं, तो हम कंफ्यूज होंगे। पौधे सजीव हैं लेकिन वो चल नहीं सकते, और आपका कार निर्जीव है फिर भी वो चल सकती है, फिर भी वो गति करती है ना। इसी तरह से जो पौधे हैं वो कुत्ते या कबूतर की तरह तो नहीं चल सकते हैं। दूसरी तरफ कार और बस चल सकती है, मूवमेंट करती है, लेकिन उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे हम निर्जीव कहते हैं, है ना। पौधे हैं और जंतु हैं, ये क्या करते हैं? ये टाइम के साथ ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, या कहते हैं कि छोटा सा पौधा होता है तो वो बड़ा पेड़ बनता है, यानी कि उसमें वृद्धि होती है, उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है ना। इस तरह से कई बार ऐसा भी आपको लगता है कि जैसे आसमान में बादल हैं, वो अपना आकार बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बादल सजीव हैं।
बादल अपना आकार अगर बढ़ा सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बादल सजीव हैं। तो कुछ क्या विशेष लक्षण हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि अमुक वस्तु निर्जीव पदार्थों से अलग है, ऐसा हम कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है। हाँ, आप स्वयं ही, जैसे मैं और आप, हम लोग किसी भी सजीव का, किसी भी लिविंग थिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें हम लोगों में क्या ऐसे विशेष या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या कौन से ऐसे ऐसे लक्षण हैं जो आपको किसी भी नॉन लिविंग थिंग से या निर्जीव वस्तु से अलग करते हैं? तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखेंगे और उसके बाद ध्यान से देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो आपकी सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को अलग अलग करते हैं। वो क्या क्या हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? वो हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी सजीव क्या करते हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, है ना। इनके बारे में आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि सेल जो है, कोशिका एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। किसी भी जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केवल एक कोशिका से भी कभी कभी बन जाते हैं। जैसे कि आपका एक कोशिकीय जंतु अमीबा के बारे में हम बात करें, उसी तरह से जो जंतु एक से अधिक या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं उनको हम बहुकोशिकीय जंतु, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जो आपका एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बनता है, जैसे कि आपका ह्यूमंस, डॉग्स, पाइन ट्री, लिजर्ड एंड बर्ड्स। हम मनुष्य, कुत्ते, आपका चीड़ का पेड़, लिजर्ड, बहुत सारी चिड़िया, ये सब के सब जो है वो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। बहुकोशिकीय जीव जंतु और पौधों के एग्जाम्पल ये हैं। क्या, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या सभी सजीवों को या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की, भोजन की आवश्यकता होती है? ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड। हाँ, आंसर इसका क्या है? सभी बच्चे बताएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं उनको फूड की जरूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड की जरूरत तो है उनको, लेकिन क्यों? उनको अपनी वृद्धि के लिए और अपने विकास के लिए खाने की जरूरत होती है ना। इट ऑल्सो गिव्स देम एनर्जी फॉर सस्टेनिंग लाइफ प्रोसेसेस, ताकि उनके शरीर में जो भी काम हो रहे हैं या उनकी जीवन में जो भी काम हो रहे हैं उसके लिए उनको क्या मिले? ऊर्जा मिल सके, उनको एनर्जी मिल सके, इसलिए उनको खाने की जरूरत होती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको किसी भी प्रकार के खाने की जरूरत नहीं होती। जैसे हवा को खाने की जरूरत नहीं होती है, जमीन को खाने की जरूरत नहीं होती, पानी को खाने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि उनको, जो जीवित हैं, उनको ही अपने काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी की कमी को कौन पूरा करता है? फूड उस एनर्जी की कमी को पूरा कर देता है। प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है कि पौधे जो है वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि पौधे, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और जो जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपका हेट्रोट्रॉफ्स या विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जो सभी प्रकार के जीव हैं वो क्या करते हैं बच्चों? वो ग्रो करते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं। किस तरह से? ग्रोथ कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग थिंग्स आइदर प्रोड्यूस न्यू सेल्स or their pre-existing cells increase in size
एंड हेंस दे ग्रो। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो वृद्धि करती हैं, यानी कि अपने आकार को बढ़ाती हैं। ठीक है, वो या तो एक सेल से 2 सेल बना करके अपना आकार बढ़ाती हैं या अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल का ही आकार बढ़ा लेती हैं। एक समय के बाद जंतुओं में या पौधों में बच्चों ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, या कहते हैं कि जितनी जरूरत होती है उतनी ग्रोथ के बाद फिर ग्रोथ नहीं होती, यानी कि वृद्धि, आकार में वृद्धि एक समय के बाद। जैसे हम अगर बड़े हो जाएंगे, अब क्या मेरी लंबाई अभी भी बढ़ रही है? नहीं, मेरी लंबाई अभी भी नहीं बढ़ रही, पर आप बच्चे हैं तो आपकी ग्रोथ जो है वो निरंतर हो रही है, आपकी लंबाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। इन एनिमल्स ग्रोथ स्टॉप्स एज दे रीच देयर एडल्ट एज। जब हम बड़े हो जाएंगे, जैसे लड़कियां अपने मम्मी के जैसी बड़ी हो जाएंगी, बॉयज अपने पापा के जैसे बड़े हो जाएंगे, तब उनकी लंबाई, जैसे पापा मम्मा नहीं बढ़ रहे हैं, जितने बड़े हो गए हैं अब आपको उतने ही बड़े दिखते हैं, उसी तरह से एडल्ट हो जाने के बाद लंबाई बढ़नी कैसी हो जाती है? बंद हो जाती है। प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन जो पौधे होते हैं वो लगातार अपने जीवन काल में हल्का 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 ग्रो करते रहते हैं। और सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। सभी जीव जो हैं, सजीव जो लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है बच्चे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। पौधे भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। हर प्रकार का जीव जंतु क्या करता है बच्चों? सांस लेता है। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या करता है? हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम अपनी सांस को अंदर खींचते हैं और उसके बाद फिर अशुद्ध वायु को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? वही प्रक्रिया आपका ब्रीदिंग कहलाती है। जैसे आपका एनिमल्स हैं, जैसे हम मनुष्य हैं, हम लोग कैसे सांस लेते हैं? मैं जैसे सांस ले रही हूँ आप भी वैसे ही सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या सभी जीव जंतु, क्या सभी पेड़ पौधे बिल्कुल वैसे ही सांस लेते हैं जैसे हम सांस लेते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। अलग अलग जीव जंतु भी अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं और पौधे भी बिल्कुल अलग तरीके से सांस लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, यानी कि सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, सभी जो सजीव वस्तुएं होती हैं, वो सांस लेती हैं। लेकिन सांस लेने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अर्थवर्म की अगर हम बात करें, हम अगर किसी केचुए की बात करें, तो वो अपनी स्किन से ही सांस ले लेता है, यानी कि उसकी त्वचा से ही वो अपनी गैसों का आदान प्रदान कर लेता है। हमने अभी एडॉप्टेशन जब पढ़ रहे थे तो जलीय परिवेश में आपको बताया था कि फिशेस किस तरह से अपनी गिल्स का यूज करती हैं ब्रीदिंग करने के लिए, मछलियां किस तरह से अपने गिल्स का यूज करती हैं जिससे वो सांस लेती हैं, और प्लांट्स किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जो पत्ती होती है, पत्तियों पे पर्ण रंध्र पाए जाते हैं या स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो वो कहाँ? पत्ती की सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। तो पत्ती की सरफेस पे प्रेजेंट होने के कारण वो स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं? पौधे सांस लेते हैं, है ना। अब रेस्पिरेशन भी इतना आसान प्रोसेस नहीं जितना हमें लगता है। इसमें भी 2 स्टेज की प्रोसेस होती है। एक तो कब होती है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक तो ऐसी जो सांस आप जान पाते हैं, जिस सांस को आप लेते छोड़ते हैं और महसूस कर पाते हैं, वो आपका बाह्य श्वसन कहलाता है। लेकिन एक ऐसी और श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं, वो श्वसन की प्रक्रिया बच्चों जो आपके शरीर के अंदर लगातार होती रहती है, और जो सांस आप लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, उसको यूज करने का काम करती है, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बन सके। वो आपका क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपका कहलाता है, जो आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को आप ब्रीदिंग कहते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आप अपने शरीर में ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है या बाह्य श्वसन कहलाता है। उसी तरह से
आंतरिक श्वसन क्या है? इन दिस स्टेज ऑक्सीजन टेकन इन इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। आंतरिक श्वसन कौन सी प्रक्रिया है? आंतरिक श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आपके शरीर में ऑक्सीजन लिया गया है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन लिया गया है, उसको किस तरह से आपका शरीर यूज करता है ना, और यूज करके आपके शरीर में एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। तो कुछ और लक्षणों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अगले सेशन में जानेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने जाना कि किस तरह से जीव जंतु जो है वो अपने परिवेश के अनुसार अपने शरीर में अनुकूलन करते हैं, अपने परिवेश के अनुसार अपने परिवेश में रहने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, रूपांतरण कर लेते हैं। बहुत सारे अंग हैं जो अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग विशेषताएं उत्पन्न करते हैं। आज हमने जाना कुछ लक्षणों के बारे में कि कैसे हम तय करेंगे कि कौन सी वस्तु सजीव है या कौन सी वस्तु निर्जीव है। आप और मैं सजीव हैं, मेज कुर्सी और पत्थर जो है वो निर्जीव है। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।